हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारी एक नई जर्नी होगी बेटा, समझ रहे हो, एक नई जर्नी होगी। और हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपके साथ कार्तिकेय शुक्ला इस स्लाइड को, इस सॉलिड स्टेट चैप्टर को रिविजन करने जा रहा हूँ। सो आई होप आप लोग पूरा फोकस लगाकर इस चैप्टर के साथ रहेंगे मेरे साथ। देखिए, मैं सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरा जो फोकस रहेगा वो मेरी स्क्रीन पे रहेगा। तो आपका जो फोकस रहना चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे फोकस रहना चाहिए। मैं अगर आपकी तरफ आई कांटेक्ट कर ना पाऊँ तो आपको अपनी स्क्रीन पे फोकस करना है, ठीक है। मैं अपना 100% दे रहा हूं, आप अपना 100% दीजिए। ओके, चलिए बिना किसी समय गवाए इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं सॉलिड स्टेट के थीम के बारे में, क्या इसका थीम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। हाँ, आप अपनी नोट्स को लेकर बैठिए, बाकायदा अपनी नोट्स बनाइए। और अगर आपको कोई तकलीफ होती है, आपको कोई समस्या होती है, आप कमेंट में करके उसका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपका आंसर, जो डाउट हो, आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर की थीम क्या है, ठीक है। मैं किसी तरह अरेंजमेंट करके आपके साथ आया हूँ। चलिए थीम ऑफ चैप्टर को समझते हैं बेटा, कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, ठीक है। चलिए, हाँ, थीम क्या है इस चैप्टर का। हम पढ़ रहे हैं बेटा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि हम सॉलिड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये स्टेट क्या है, ये स्टेट हमें क्या बता रहा है, स्टेट से हम क्या समझ रहे हैं। बेटा स्टेट से हम समझ रहे हैं मैटर की स्टेट। जो मैटर है, मैटर की बेटा 3 स्टेट्स होती हैं। आपको याद होगा जब आपके टीचर्स बोलते थे बेटा सॉलिड लिक्विड गैस में आप डिफरेंसेस बनाइए, आप फटाक से 3 डिफरेंसेस बनाते थे। 3 बॉक्स आप बना लेते थे, बॉक्स, ठीक है। और आप उसमें पार्टिकल्स को पहले थोड़ा दूर दूर या थोड़ा पास पास दूसरे वाले में, ठीक है, ये, और एक वाले में एकदम दूर। मतलब आप कहते थे कि यह लिक्विड है, यह सॉलिड है सर, और यह आपकी गैस है, ऐसे कहते थे। अब ये तीनों हैं क्या बेटा, यही तो मैटर है, यही मैटर की स्टेट्स हैं। ये 3 अलग अलग स्टेट्स हैं मैटर की, समझ रहे हो। सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मैटर की अलग अलग स्टेट्स हैं, जिनके बारे में हमने लिक्विड और गैस के बारे में, सॉरी, लिक्विड और गैस के बारे में हमने क्लास 11th में डिटेल से डिस्कशन किया था। और अब जो एक स्टेट ऑफ मैटर बच गई थी उसे हमें यहाँ पर अपनी फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के स्टार्ट करना है, ठीक है। तो समझ में आया हमने इसको सॉलिड स्टेट क्यों कहा, सॉलिड क्यों नहीं कहा। और थोड़ा कुछ समझते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, हो सकता है मैं लिखूं आपको समझ ना आए, इसलिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैविंग, HAVING, हैविंग, सर ब्राइट कलर ले लीजिए, हैविंग रिजिड नेचर, नेचर, जिसके पास एक रिजिड नेचर हो, एक फिक्स मास हो, फिक्स मास हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम,
वॉल्यूम हो बेटा, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। समझ में आया? उस स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो आपको सॉरी, तो आपको समझ में आया होगा कि हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, सॉलिड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी आएगा, अभी हमने कुछ समझाया ही कहाँ है। ठीक है, चलिए और समझते हैं बेटा इसकी और क्या जानकारी है इसमें। हम तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। यानी सॉलिड जो कि एक मैटर की स्टेट है, इसलिए सॉलिड स्टेट कहा गया। पढ़ना सॉलिड्स के बारे में, जो कि सॉलिड एक स्टेट ही है, तो पढ़ना सॉलिड्स के बारे में। ठीक, सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है कि अब इसमें सॉलिड्स के बारे में क्या पढ़ना है, सॉलिड क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने डिफेक्ट्स होते हैं। बेटा इन सब जानकारी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये थी आपकी एक कोई बेसिक थीम कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। डिटेल से हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो लेंदी हो सकते हैं लेक्चर्स और थोड़ा ज़्यादा लेक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक बेटा छूटा नहीं चाहिए। बेसिकली ये बोर्ड्स, जेई मेंस और नीट के लेवल तक का पूरा आपको यहाँ पर थ्योरी पार्ट मिल जाएगा, न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरी पार्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। थीम के बाद आगे बढ़ते हैं। We are mostly surrounded by solids and we use them more often than liquid and gases for different. Yes, मैं अपने चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल सब देखता हूँ। आप भी जहाँ बैठे हो वहाँ आप देखोगे अपने आसपास ज़्यादातर आप पाओगे वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड्स। हम ज़्यादातर अपने आसपास सॉलिड से सराउंडेड हैं। लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स होते हैं। जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक सॉलिड ही होगा। जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं फ़ोन, वो भी एक सॉलिड है। ठीक, लिक्विड और गैस से ज़्यादा हम सॉलिड से सराउंडेड हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थोड़ा मैं वीडियो को अपने छोटा करता हूँ। ये चलो इस तरफ लाता हूँ। ये ठीक। फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडीज वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। अब देखो, अब क्या खेल किया इन्होंने। अब इन्होंने कहा, इसके पहले बेटा हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया फ्लूइड्स, 11th में एक चैप्टर था फ्लूइड्स। लिक्विड जो है फ्लो करता है क्योंकि इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स भी फ्लो करते हैं। क्यों फ्लो करते हैं भैया लिक्विड और गैस? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में एकदम दूर, लिक्विड में थोड़ा पास पास। समझ रहे हो? तो इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, एबिलिटी की टेंडेंसी होती है। फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडीज वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। इनके पास फ्लो करने की एबिलिटी होने के कारण। ठीक, द फ्लूइडिटी इन बोथ दीज स्टेट्स इज ड्यू टू इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। मैंने जो आपको बताया बेटा, ये देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं कुछ डायग्राम से, देखिए ये मान लीजिए लिक्विड के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, और मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए दोनों में, देखिए ये थोड़ा पास पास है इनके सारे मॉलिक्यूल्स। जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं। यानी ये आसानी से इनके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं स्पेस में, यानी खाली जगह में बेटा मूव कर सकते हैं। ये तो और आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। लेकिन
अब जरा आप बताइए, अब जरा आप बताइए, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कि मैंने एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया। जैसे आपसे कहा जाता है बेटा सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाओ, आप फटाक से ऐसे बच्चों की तरह फटाक 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 बना देते थे। अब जरा मुझे कुछ बताओ, थीम समझा रहा हूँ बेटा चैप्टर की, ठीक। अब बताओ मुझे, खेला तो अब हुआ है सर, हाँ खेला अब हुआ है कि अब बताओ, जब इसमें कहीं ज़्यादा स्पेस ही नहीं है कि मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाए, तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा क्या? ये कौन है बेटा? ये सॉलिड है। ये फ्लो करेगा क्या? ये फ्लो करेगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जगह ही नहीं है। फ्लो करने की एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस पे, स्पेस पे डिपेंड करती है। इसमें स्पेस कम है, फ्लो कैसे करेगा? ये मॉलिक्यूल मान लो मैं इसको मूव कराना चाहूँ तो कहाँ मूव करेगा? कहीं नहीं मूव कर पाए, कोई जगह ही नहीं है। नो, दिस पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग, ठीक। बट बेटा एक बात और, ये एक जगह मूव करेंगे, यह एक जगह मूव करेंगे, बताओ कहाँ? बताओ कहाँ? ये मूव करेंगे बेटा अपनी ही जगह पे, ये अपनी ही जगह पे, अपनी ही जगह पे मूव करेंगे। ऐसे देखो, ये थोड़ा जगह है, ये थोड़ा जगह है, ये थोड़ा जगह है, ऊपर नीचे इनके थोड़ा थोड़ा जगह है। जरा देखो, ये देखो, ये देखो, ऊपर नीचे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच जगह है। यानी जो ये ऑसिलेट करेंगे, ये क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे अपनी जगह पे, ऑसिलेट करेंगे। समझ में आया? थीम दे रहा हूँ, फील करना। तो ठीक, ठीक है, ये फ्लो करते हैं भैया, फ्लूइडिटी इन बोथ दीज स्टेट्स, लिक्विड और गैस में ये फ्लो करते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए फ्री होते हैं, ठीक। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, इसके अपोजिट में जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते, ठीक है। ये बात समझ लीजिए आप, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर, सॉलिड कांट फ्लो, फ्लो, ठीक है, जर्नल प्रॉपर्टी है सॉलिड की। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सॉलिड तो फ्लो करता है, पानी में नाव तैरती है। अरे होती है, मुझे पता है, बट वो कुछ तरह के सॉलिड्स होते हैं, वो झूठे सॉलिड्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन, मैं थोड़ा साइड में आता हूँ। अब इंट्रोडक्शन, क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बेटा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, फिर एमॉर्फस पढ़ेंगे एंड क्रिस्टलाइन, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं दो प्रकार के, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। फिर पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, पैकिंग इफिशियंसी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इम्परफिकेशंस या कहें डिफेक्ट्स इन सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सॉलिड की बात करेंगे। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन है, इतना चीज़ें हमें कवर करना है इस चैप्टर के अंदर, डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक। तो चलिए शुरू करें चैप्टर को, चलिए शुरू करें। मैं कार्तिक शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए स्वागत करते हैं, अब स्वागत हो गया है और अब शुरू करते हैं चैप्टर को। चलिए आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक, अब मैं फिर से इधर आ जाता हूँ। टुडेज टॉपिक बेटा, आज का क्या हमारा गोल है, आज का क्या हमारा टॉपिक है। तो आज हमको कवर करना है थीम ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, मेरे ऊपर भी बिंदु आ गई है। थीम ऑफ सॉलिड स्टेट,
सॉलिड स्टेट की पूरी थीम लेंगे, जानेंगे कि क्या सॉलिड स्टेट, जो कि हम जान चुके हैं, ठीक है, कि सॉलिड स्टेट के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ये हमारा आज मेन एम होगा, डिटेल डिस्कशन करना है हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। बेटा फील दिलाऊंगा, फील दिलाऊंगा, आपके दिल में उतर जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा फील दिलाऊंगा। तो समझ कर, डट कर मेरे साथ लगे रहो, मेहनत करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, फील दिलाऊंगा बेटा, मेरा काम है वो। पहला लेक्चर है, सो बताइएगा मैं कैसा काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सॉलिड में बेटा दो तरीके के सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। आज हम इनकी केवल डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पढ़ पाएंगे, छोटा सा विजुलाइजेशन भी करेंगे कि भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में। लेकिन जो डिटेल डिस्कशन होगा इसका, वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे आपके जो सिलेबस में एमॉर्फस सॉलिड का केवल डेफिनेशन है, एग्जांपल है, प्रॉपर्टीज़ है, और डिटेल डिस्कशन जो है, भर भर के जो डिटेल डिस्कशन है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, ठीक। तो हमको जो डिटेल पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड में बस डेफिनेशन, एग्जांपल और प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो डेफिनेशंस आज हम कवर कर लेंगे, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स कवर कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीम ऑफ सॉलिड स्टेट, क्या थीम है? चलिए, मैंने आपको बताया कि हम इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सॉलिड के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। बेटा कोई पूछे कि ये स्टेट जो लिखा है ये किसकी स्टेट है, सॉलिड स्टेट लिखा है तो सॉलिड की स्टेट नहीं है, इसका मतलब सॉलिड की स्टेट नहीं, मैटर की स्टेट। हाँ, सॉलिड की स्टेट का मतलब, सॉलिड स्टेट का मतलब सॉलिड की स्टेट नहीं है, मैटर की स्टेट सॉलिड है, ये इसका मतलब होता है, और उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक ठीक। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है कि सॉलिड के प्रकार कौन से होते हैं। अच्छा बताओ सॉलिड क्या है, सॉलिड की डेफिनेशन आ जाए तो आप लिखोगे बेटा इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैविंग रिजिडिटी, विच हैविंग डेफिनेट साइज एंड वैल्यूम एंड शेप, जितनी प्रॉपर्टी आती है सब लिख डालो सॉलिड की, वही क्या है सॉलिड। अरे भाई कोई आपसे अगर पूछ ले कि आप क्या हो, आप कौन हो, तो आप यही बताओगे ना मेरा नाम कार्तिकेय है या जो भी आपका नाम हो, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, जो आपकी प्रॉपर्टी वही तो आपका इंट्रोडक्शन होगा। समझ में आया सॉलिड कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड बेटा, टाइप्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। कौन कौन से? सबसे पहले होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले तो देखो कि सॉलिड बनता कैसे है, मतलब ये देखो ऐसे बनता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। क्यों पास पास होते हैं सर, क्वेश्चन, क्यों पास पास होते हैं बेटा? पास पास इसलिए होते हैं क्योंकि 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 इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है, उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। इसलिए इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास भी होते हैं, आप अच्छे से देख रहे होगे, देखिए पास 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 पास, कहीं जगह है ही नहीं, इसलिए तो फ्लो नहीं करते, फ्लो नहीं करते इसीलिए, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखिए ये दो तरीके से अरेंज हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जितने तरीके से अरेंज होगा उतने प्रकार के सॉलिड होंगे। ये देखिए एक टाइप तो ये हो गया, बढ़िया, बराबर बराबर, हाँ, कहीं छोटा छोटा बन गया,
भाई लोग। और एक तरह से तो हम इसका अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, दोनों में कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है, डिफरेंसेस दिख रहा है। यस, ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है बेटा, रेगुलर 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 पैटर्न में अरेंज है। और और ये जो है, ये वाला, ये वाला, ये जो है ये वाला देखिए, एक इरेगुलर, कोई शेप ही नहीं, सब सब बिखरा हुआ है बेटा, इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसमें देखो बढ़िया लाइन बन रही है, इसमें देखो बढ़िया लाइन बन रही है, ये देखो, ये देखो जरा, ये देखो, एक बढ़िया रेगुलर वे में। और इसमें देखो इरेगुलर। इस तरह के सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मैं अपनी उंगली से इसमें लिख रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आपको जो समझाने आया हूं वो समझिए, ठीक है? व्यवस्था बनी तो कर लिया जाएगा काम, कुछ ना अच्छा से तो यही अच्छा है। कहाँ मैं चला गया, ठीक है? इस तरह के सॉलिड्स को बेटा बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, शॉर्ट फॉर्म एमॉर्फस सॉलिड। तो ये टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गया। अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे पहला तो ये, इनके पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इनके पार्टिकल्स, किनके किनके सर, किनके, इनके एमॉर्फस सॉलिड्स के पार्टिकल इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। बेटा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखो, इनका रेंज बहुत लंबा है और इनका रेंज बहुत छोटा छोटा है। देखो पैटर्न बन भी रहा है ना, दो दो का, दो दो का, बहुत छोटा छोटा। और इनका ज़रा देखोगे तो देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बन रहा, इनका छोटा छोटा रेंज ऑर्डर बन रहा, ठीक है? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इनका थोड़ा कम होता है, ठीक है? फिर फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते, फिर हमने कहा कि इसमें हमको पढ़ना, और क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है डिफेक्ट्स, पढ़ना है बेटा, क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, ठीक है? फिर क्या पढ़ना है? क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, कि सॉलिड कैसे बनता है। सॉलिड की जो स्टडी है वो क्रिस्टल सिस्टम से ही होती है। क्रिस्टल सिस्टम का क्या मतलब होता है? क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में क्या है? सॉलिड का जो ये फॉर्म है, क्रिस्टल लैटिस क्यों कहा मैंने, एमॉर्फस लैटिस क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपके सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही डिटेल डिस्कशन है। एमॉर्फस की केवल डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, बस एग्जाम्पल है, ठीक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल डिस्कशन है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी चार पार्ट होते हैं, मेटेलिक, आयोनिक, कोवेलेंट, और एक होता है आपका मॉलिक्यूलर, ठीक? कोवेलेंट, मेटेलिक, आयोनिक, मॉलिक्यूलर। मेटेलिक के भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, पोलर नॉन पोलर होते हैं, ठीक? हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था भाई, मैं समझा रहा था बेटा कि इनमें डिफेक्ट्स होते हैं और क्रिस्टल लैटिस समझा रहा था, ठीक है? क्रिस्टल लैटिस मतलब, लैटिस का मतलब समझ रहे हो? लैटिस, लैटिस, लैटिस का मतलब होता है बेटा जाल, जाल बेटा, जाल, जाल, जाल ऊपर लिखता हूँ, जाल। रैट आर फिक्स्ड इन लैटिस, चूहा जाल में फंस गया जाल में आप फंस गए हो मेरे, ठीक है? तो जाल, किसका जाल है बेटा जरा बताओ? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का जाल, ठीक है? ये एक पूरा जाल जैसा नहीं दिख रहा आपको? पूरा जाली, जाल की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि हमको क्रिस्टल के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना है, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करना है, इसलिए इसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं।
ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, डिटेल में हमको बहुत स्टडी करना है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफेक्ट भी बेटा कई तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो कि कुछ ये मॉलिक्यूल्स कुछ जो हैं निकल कर इस लैटिस से बाहर आ गए, ये देखो बाहर आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वल एनायन एंड इक्वल कैटायन बाहर आ गए, तो भैया इसमें डिफेक्ट हो जाता है, स्कॉटकी डिफेक्ट। अगर मान लो इनका मन हुआ कि चलो यहाँ से यहाँ घूम के आते हैं, इस मॉलिक्यूल का मन हुआ कि भैया यहाँ से निकल के चलो यहाँ घूम के आते हैं, तो ये हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ गया। फिर इसके भी फर्दर कई पार्ट्स होते हैं, तो मतलब इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। इन दिस यूनिट, मैं थोड़ा इधर आया, ठीक है, छोटा होता हूँ। इन दिस यूनिट वी शॉल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल रीअरेंजमेंट। इसको पॉसिबल करना, इसको पॉसिबल करना, BLE पॉसिबल कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर। रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, पॉसिबल रीअरेंजमेंट, ये देखो रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है भैया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और इन पे लगने वाली फोर्सेस के बीच में, ठीक है, इस पे लगने वाली फोर्सेस के बीच में रिलेशंस को पढ़ना है। द को रिलेशन बिटवीन द नेचर एंड इंट्रैक्शंस, इंट्रैक्शन यानी जो आकर्षण फोर्स है, जो इनको अट्रैक्शन करने वाला फोर्स है, विद इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है, कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है, उसके बेसिक्स, किसके, सॉलिड के, फंडामेंटल, ठीक है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए उसको सॉलिड स्टेट के फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं बेटा, एटम्स भी हो सकते हैं। सेवरल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ना है हमको, ठीक है। हाउ द प्रॉपर्टीज गेट मॉडिफाइड ड्यू टू स्ट्रक्चर इम्परफेक्शंस पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स को ही इम्परफेक्शंस कहा जाता है, जिसमें कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंस होती हैं। डिफेक्ट कैसे आता है, कभी कभी इम्प्योरिटी मिला करने पे भी डिफेक्ट आता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका थीम ऑफ सॉलिड स्टेट। अब क्या पढ़ना है, अब हम आपको समझाएंगे। अब चलिए, मैंने कहा सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, पहले इसको समझते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जरा पहले इसको नाम देखते हैं, इसका नाम को देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के लगने वाले बीच में लगने वाले फोर्स को बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा सर, अट्रैक्शन ही क्यों हो रहा, रिपल्सन भी होता है। रिपल्सन कैसे होता है, थर्मल एनर्जी बेटा, थर्मल एनर्जी जो है रिपल्सन करवाती है। थर्मल एनर्जी, नहीं समझ में आया, आएगा। देखिए पार्टिकल्स का मैंने अगर स्ट्रक्चर बनाया, देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया। ठीक, ठीक है।
अब देखिए इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं। अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स बनाऊं तो कुछ देखिए दूर दूर होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और अगर 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 मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बनाऊं, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बनाता हूं, देखिए अगर मैंने सॉलिड के बनाया, देखिए थोड़ा सा जल्दी बना देता हूँ, ठीक है। मैंने सॉलिड का बनाया, फिर मैंने क्या करा, गैस का बनाया, फिर मैंने थोड़ा सा लिक्विड का बनाया, ठीक। अब जरा देखिए, ये लिक्विड का है, ये है गैस का है, ये सॉलिड का है। अब जो इनके मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, देखिए वो बहुत पास पास है, इनमें जगह बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इनके बीच में जो लग रहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो इनको अट्रैक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा है। तभी ये क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम हुआ तो बेटा ये लिक्विड में हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा पार्टिकल्स इनसे क्या हुए, थोड़ा सा दूर दूर हुए, थोड़ा सा दूर दूर हुए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन पे पढ़ाने पे थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स दूर हुए। सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अगर कम है, हाँ अगर कम है तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे थोड़ा दूर दूर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर। समझे? यानी मेरा क्या कहना है, मेरा कहना ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स बेटा पास पास होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स थोड़ा इनसे दूर होना, देखिए गैप बनना शुरू हो गया, पार्टिकल्स के बीच में गैप हुआ, थोड़ा फिगर में ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इन मॉलिक्यूल्स में लगने वाला फोर्स जो इनको अट्रैक्ट करता है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो ये थोड़ा दूर दूर हो गए। मैंने कहा थोड़ा और दूर अगर हो गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा और कम हो गया। क्या हो गया, थोड़ा और कम हो गया, ठीक। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम, इसमें एकदम कम। इससे आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सॉलिड है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई, ठीक। अब एक दूसरी बात, इससे हमें ये कंक्लूजन निकलना, ठीक है। अब एक दूसरी बात देखते हैं। अब जरा मुझे ये बताओ, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स हैं और अभी ये पार्टिकल्स तो पास पास हैं, अभी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा चालाकी दिखाई, घर में गया और एक इसके नीचे बर्नर लगा करके थोड़ा सा इसमें हीट देना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, जब मैंने इसमें हीट दिया तो अब बताओ क्या होगा। अब बेटा ये होगा, क्या होगा कि जब हमने हीट दिया का क्या मतलब हुआ, हमने टेम्परेचर को
क्या किया, बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, और हमने देखा क्या कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे उनका स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा हो चुका है। अच्छा, ये जो मैं देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ पर कम है। इसका मतलब कम नहीं है, इसका मतलब मैं आपको फील दे रहा हूँ कि यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़ा दूर हो गए, मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही, यहाँ पर भी उतने हैं और यहाँ पर भी उतने हैं, दोनों जगह मॉलिक्यूल्स जो हैं इक्वल हैं। बट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा हो गई बर्न करने के बाद, यानी टेम्परेचर देने पर, टेम्परेचर हाई करने पर, टेम्परेचर देने पर ये मॉलिक्यूल्स ऐसे टर्न हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेटा टेम्परेचर दिया तो थर्मल एनर्जी बढ़ गई। थर्मल माने हीट, थर्मल का मतलब हीट, हीट एनर्जी जब बढ़ गई, हीट एनर्जी बढ़ गई तो हीट एनर्जी ने क्या किया, इन पार्टिकल्स के बीच में जो है गैप कर दिया, इन पार्टिकल्स को दूर दूर कर दिया, इनके बीच में गैप क्रिएट कर दिया, इनको ब्रेक करने लगा, इनकी एनर्जी को ब्रेक कर दिया, ये दूर दूर हो गए, सेपरेट हो गए। समझ में आया? यानी बेटा क्या मतलब मेरा निकला, मेरा मतलब यह निकला कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी, और जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो है दूर दूर हो जाएंगे। ये देखो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे ना, पहले तो बढ़िया अरेंज थे, बढ़िया तो एकदम पास पास, पहले तो बढ़िया एकदम पास पास अरेंज थे, पर जब टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। यानी 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 जब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया। यही तो फील दिलाना था अपन को, यही तो फील दिलाना था। बोलो, जब पार्टिकल्स दूर दूर तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स कम हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, हो गई ना। अच्छा, अब अगला चीज, अब अगला चीज फिर से एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये बताओ जरा मुझे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो पार्टिकल्स एकदम पास पास रहेंगे, थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेट चेंज कर देंगे। यानी थर्मल एनर्जी पार्टिकल को पार्टिकल को अवे करती है, अवे करती है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो पार्टिकल को कह सकते हैं नियर करती है, क्लोज करती है, ठीक है, नियर करती है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अगर यह मॉलिक्यूल्स कहीं मूवमेंट करना चाहें तो कहाँ मूवमेंट करेंगे बेटा? इनके पास जगह तो है ही नहीं। यह अगर कहीं जाना भी चाहते हैं तो ये केवल अपनी ही जगह पे ऑसिलेट कर पाएंगे बेटा, क्योंकि पूरा यहाँ पर स्पेस एकदम फुल है, टिकट फुल, हाउस फुल हो गया बेटा, यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब यहाँ कोई जगह है ही नहीं। मान लो इस मॉलिक्यूल का मन हुआ कि भैया मैं यहाँ से यहाँ घूम जाऊँ, अरे जगह ही नहीं है तो जाएंगे कैसे? ट्रैफिक लगा हुआ है बीच में, सॉरी, ट्रैफिक लगा है, आपको हिलना है तो आप आगे पीछे थोड़ा बहुत हिल सकते हो, जैसे ये कार है और मान लो ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है, आगे भी इसकी एक कार खड़ी हुई है, मान लो ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है, और आगे कार एक खड़ी, ट्रैफिक लगा हुआ है, अब एकदम ट्रैफिक लगा हुआ है। अब बताओ ये कार यहाँ से मान लो इसको यहाँ जाना है तो ये जा पाएगी? अरे जब तक ट्रैफिक नहीं हटेगा तब तक तो जा ही नहीं पाएगी ना। इसके लिए ट्रैफिक को हटना ज़रूरी है, और ट्रैफिक हटेगा तभी ये कार यहाँ से यहाँ जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ तो मूवमेंट कर सकती है बेटा, ये देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे मूव कर सकती है बेटा, थोड़ा सा पीछे मूव कर सकती है, इसके पीछे भी गाड़ी होगी,
बट एकदम इसमें सटके तो नहीं रहेगी ना, है ना। अगर इसके पास भाई कोई उड़ने उड़ने वाली कार है तो थोड़ा ऊपर भी ऑसिलेट करवा सकता है, नीचे भी भैया, नीचे भी मूवमेंट कर सकता है कार वाला, और ऊपर भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर उड़ने वाली को तो उड़ के नहीं चले जाएंगे, अरे भाई तो इसके पास भी तो वो टेक्नोलॉजी होगी इस समय, तो ये भी तो हवा में ही होगा, फिर हवा में जाम लग जाएगा सर, हवा में। समझने वाले समझ गए, समझ गए। क्या समझ गए? सर कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे फिक्स होते हैं, और फिक्स होने की वजह से वह केवल अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं बेटा, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। यस, फील मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं तुम्हें कुछ और समझाता हूँ। हाँ, अब इसे समझिए, मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मैं थोड़ा बीच में आपको समझाता हूँ। ऑन इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दूं, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बढ़ा दूं बेटा, क्या होगा, पार्टिकल्स एकदम पास पास हो जाएंगे, और क्या होगा? हाँ? देखो, बढ़िया सा डायग्राम आ गया। सर रसगुल्ले, रसगुल्ले नहीं है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाया, जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाया, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ सर, तब हुआ ये कि पार्टिकल्स एकदम पास पास आ गए, पार्टिकल्स एकदम पास पास आ गए। देखो, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, देखो, ये देखो पॉइंट की डिस्टेंस, ध्यान से देखो फिगर को, एकदम पॉइंट की डिस्टेंस देखो, ये देखो पॉइंट की डिस्टेंस, बहुत पास पास, एकदम एकदम पास पास। ये अगर चाहे कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, कतई पॉसिबल नहीं है। है पॉसिबल? नहीं है, क्योंकि सारे अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, फिक्स हैं। और अगर कोई कहीं जाना भी चाहे तो कहाँ जाएगा, बस वो कहाँ जाएगा, वो बेटा जाएगा बस अपनी ही पोजीशन पे, थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, आप देख रहे हो कि ये बस अपनी ही पोजीशन पे, देखो अपनी ही पोजीशन पे, देखो ध्यान से देखो, सब अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, देखो, देखो जरा आप, अब देखो, अब देखो, सब अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, कोई किसी के पोजीशन में इंटरफेयर नहीं कर रहा। ठीक, तो यह पॉइंट आपको समझना है, समझ में आपको आई होप आ गया होगा बच्चों। हाँ बच्चों, समझ में तो आई हो गया होगा, फील दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी और कहीं और कुछ लिखा है क्या? हाँ सर, ऑन इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, एनर्जी कौन लिखेगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने पर, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लिख लो, और इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, फारसी लिख रहे हो सर जी? फारसी नहीं लिख रहा, इंग्लिश लिख रहा हूँ, समझना आपको है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, देखिए, अरे ये क्या खेला हो गया, अभी तक जो पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण पास पास थे, जैसे ही हमने थर्मल एनर्जी को बढ़ाया बेटा, पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हो गए, पार्टिकल्स हर जगह मूव करने लगे। देखो जरा, ये वाला, जरा देखो ध्यान से देखो, ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला देखो, ये वाला, ये कहाँ तक जा रहा है, देखो इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले को देखो, ये वाला देखो यहाँ भी गया। अब इसको देखो, ये साइड वाले को देखो, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ कहीं जा रहा है, मतलब इतना ऑसिलेशन, इसके बीच में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो गई है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं थर्मल एनर्जी बढ़ाने पे बेटा। फील आया क्या, फील आया क्या? हाँ सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास हो जाते हैं, वो केवल अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। वहीं थर्मल एनर्जी बढ़ाने पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, वो कहीं भी ज़्यादातर दूर दूर तक ऑसिलेट करते हैं। यस सर, फील आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, तब फील करा दूंगा बेटा, फील।
कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकला, आओ समझते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं बेटा, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और पार्टिकल्स हो सकता है। वो क्या करता है, पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुकी है, मैं बता देता हूँ। क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, कीप मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को बहुत क्लोज करता है। थर्मल एनर्जी वहीं दूसरी ओर क्या करता है, कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग द फार डिस्टेंस, मतलब उनको दूर कर देता है। ठीक है, एक सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पे, एक सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी इज, देखो इसका मतलब ये है कि बेटा लो टेम्परेचर रहेगा तभी तो थर्मल एनर्जी कम रहेगी। अगर टेम्परेचर तो हाई रहेगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। बोलो, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो तो पार्टिकल्स को दूर दूर कर देगी। लेकिन पार्टिकल्स को पास करने में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, और वो तभी होगा जब टेम्परेचर कम होगा। वही चीज़ इन्होंने कहा कि लो टेम्परेचर पे ही जो थर्मल एनर्जी है, लो टेम्परेचर पे ही थर्मल एनर्जी जो है कम होती है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है पार्टिकल्स को बहुत क्लोज करता है। ठीक है, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास केवल फिक्स पोजीशन होती है। ठीक है, और वह केवल ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, और तभी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। कब, लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर हाई हुआ तो पार्टिकल्स तो दूर दूर हो जाएंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो भाई, पार्टिकल्स पास पास तभी होंगे जब टेम्परेचर लो होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर लो होना चाहिए और टेम्परेचर यहाँ हाई होगा तभी थर्मल एनर्जी हाई होगी और फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। इसलिए सॉलिड बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। बेटा क्या जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आओ समझते हैं। ये लकड़ी देख रहे हो, अच्छा बताओ ये सॉलिड है कि लिक्विड, सॉलिड है सर। ओहो, तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, चले चले तुम्हें तारों के शहर में डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ठीक है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब बेटा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अब बताओ मुझे, सॉलिड है कि लिक्विड है। अरे सब बोलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे चलो सॉलिड है सर, सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, क्योंकि रिजिड है। क्यों रिजिड है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ, इसके पास कोई फिक्स शेप है, हाँ सर है फिक्स शेप है, दिख रहा है, फिक्स वैल्यू भी है। एक मास है क्या, इसके पास कोई वजन है क्या, हाँ बिल्कुल मास भी है, मास भी है सर, मास भी है। अच्छा, तो वही तो हमने कहा, वही तो हमने इनसे कहा, क्या कहा, दे हैव डिफरेंट मास वैल्यू एंड साइज। सॉलिड की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, जर्नल, जर्नल मतलब जो सब में लगती है, मगर केमिस्ट्री है बेटा, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जरूर होगा। ठीक है, दे हैव डिफरेंट मास एंड तारों के शहर में धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, चले चले तुम्हें तारों के।
तो मैं कहाँ था भाई? हाँ, तो हम कहाँ थे? दे हैव डिफिनिट मास वैल्यूम एंड साइज, इनके पास डिफिनिट वैल्यूम एंड मास एंड साइज होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट का क्या मतलब होता है सर, ये बताइए। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। भैया क्यों कम है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब इतना भी पूछोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, वेरी हाई, ठीक। आप इसको यहाँ देख सकते हो, देखिए पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, ठीक। तो ये भी एक सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं सॉलिड में, तभी पार्टिकल्स इनके पास पास होते हैं, ठीक है। देख सकते हो सॉलिड में एकदम पास पास हैं, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विड में देखो फोर्स थोड़ा कम है, तो पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं सॉलिड के कंपेयर में। अब यहाँ पर एकदम फोर्स कम है, तो पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हैं, ठीक। अच्छा सर, फिर वही डायग्राम, रसगुल्ला आ गया सर। रसगुल्ला नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं। पार्टिकल्स हैविंग फिक्स पोजीशंस एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है कि जो पार्टिकल्स हैं, ये केवल अपनी फिक्स पोजीशन पे, देखिए ज़रा, ये अपनी ही पोजीशन पे बेटा मूव कर रहे हैं। अगर इस वाले मॉलिक्यूल का मन हुआ कि चलो आओ आज फलाने के यहाँ घूम के आते हैं, आज चलो फिर से एक बार, ये प्रेजेंटेशन है, सीख जाऊंगा, नया हूँ। मान लो आज इस फलाने का मन हुआ कि चलो आओ इनके यहाँ, आज भैया सिमई बनी है, इनके यहाँ घूम के आते हैं। अब बताओ जरा ये कैसे यहाँ से घूम के आएंगे, कैसे घूम के आएंगे? अरे जगह ही नहीं है, बीच में ट्रैफिक लगा हुआ है, वही कार वाली फीलिंग। बीच में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो ये केवल अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, फलाने के यहाँ खीर खाने नहीं जा सकते, ठीक। यही एक प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स हैविंग फिक्स पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, इसका फेल हमने आपको दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अरे ये क्या हो रहा, चलो इसको समझते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इसके बारे में बच्चे मुझसे बहुत डाउट पूछते, सर ये बताइए ये इनकम्प्रेसिबल कैसे है या कंप्रेसिबल कैसे है। कुछ इनकम्प्रेसिबल बुक लिखती हैं, कुछ बुक लिखती हैं कंप्रेसिबल। मैं बोलूँगा कंप्रेसिबल है बेटा, लेकिन निग्लेजिबल कंप्रेसिबल है, ठीक है, बहुत कम। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे 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 आप ये बॉल देख रहे हो, जैसे ही आप ये बॉल देख रहे हो, बॉल देख रहे हो, अब देखो, मान लो बेटा ये सॉलिड है क्या? ये सॉलिड नहीं है, ये तो रबर है, रबर वगैरह से बनती है ये वाली बॉल, बेस बॉल की है, ठीक है। तो ये रबर से बनती है, बेसिकली ये एमॉर्फस सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है बट ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, हार्ड नहीं होते। अब देखो, जो रिजिड सॉलिड होंगे, जो हार्ड सॉलिड होते हैं, जो हार्ड सॉलिड एकदम अच्छे वाले सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड तो सर स्यूडो सॉलिड कहलाता है, वो भैया झूठे होते हैं। जो अच्छा होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, जो वो वेरी हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत हार्ड होता है। तो मान लो कोई अच्छा यहाँ पर अभी हार्ड सॉलिड होता, तो बेटा मान लो ये बॉल है, जैसे मान लो अभी अभी देखो ये अभी देखो ये दबता, जैसे ये कंप्रेस कर रहा है, तो मान लो ये हार्ड बॉल होता बेटा, अगर हार्ड बॉल होता बेटा, ये दबता ही नहीं, दबता सर, दबता, दब जाता, कितना भी हार्ड हो। इसके लिए बेटा अगर इसकी कैपेबिलिटी है उसको दबाने की, तो ये दबा सकता है। अच्छा मान लो इसी बॉल को मैं अगर हाथ से दबाऊं, आओ एक और एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, ये एग्जांपल है, अरे रबड़ रबड़ वाला एग्जांपल। हाँ भैया, इसका एग्जांपल देखते हैं।
अच्छा मान लो, देखो अभी देखो, ये सॉलिड है क्या? सॉलिड तो है, बट अच्छा वाला नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड, स्यूडो सॉलिड है, झूठे वाले। अच्छा सॉलिड होता तो क्रिस्टलाइन होता। तो मान लो अगर ये अच्छा सॉलिड है, ठीक है, एक बढ़िया सॉलिड होता टाइट वाला, तो क्या इसको तुम बेटा, ये देखो, ये जो उंगली से दबा रहे हो इसको, ये देखो, ये जो दबाया तुमने, क्या ये तुम दबा सकते थे? इतना टाइट होगा, अगर एकदम टाइट होता, बॉल रिजिड होता एकदम, नहीं दबा पाते। लेकिन लेकिन अगर फिर मैं इसी सॉलिड को, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, ये तो पीछे आप देख रहे हो, ये तो आप फिगर में देख रहे हो कि भैया ये कंप्रेस कर ले रहे हैं, सॉलिड कंप्रेस हैं, ठीक है। लेकिन ये अच्छे सॉलिड नहीं है। जो अच्छे सॉलिड होते हैं ना, उसको हम अपने हाथों से, मान लो अभी ये बॉल हार्ड होती तो इसको हम कंप्रेस ही नहीं कर पाते। लेकिन वही बॉल जो हार्ड बॉल है, अगर उसको मैं अभी यहाँ लेकर आता तो बेटा ये देखो कंप्रेस हो जाती। इसके लिए वो बॉल कैसी हो जाती, इसके लिए वो बॉल कैसी हो जाती बेटा, ये देखो कंप्रेस हो जाएगी, है ना। तो इस मशीन के लिए वो कंप्रेसिबल है। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ ले आऊँ, बेसिकली मुझे बॉल का मिला नहीं, तो देखो अगर मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ तो ये कंप्रेसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो बेटा ये वॉल जो है, ये जो वॉल है, अब जरा मुझे बताओ, तुम इसको हाथ से बढ़िया इसको कंप्रेस कर सकते हो क्या? मान लो ये यहाँ पर है, मान लो, तो इसको तुम थोड़ा और पीछे धक्का दे दो, क्या हाथ में तुम इसको, मतलब ऐसे हाथ लगाकर जो है इसको ऐसे प्रेस कर सकते हो क्या? ऐसे प्रेस कर सकते हो? तुमने प्रेस किया, ये बॉल यहाँ थी, तुमने इसको जब प्रेस किया यहाँ आ गई, इतनी ताकत ही नहीं है। अरे मान लो कोई बॉडी शॉडी वाले आए तो वो हिला देगा। मतलब आप पे डिपेंड करता है सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी मशीन आए क्रेन से गिरा देगी, है ना, तो ये हमसे कंप्रेसिबल नहीं है, इसलिए हमने बोला है इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन अभी लेकिन अभी लेकिन अभी देखो, ये एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो। अब मैंने इसी जो पीछे दीवार है उसका ईंटा निकाला, हाँ, उसका ईंटा निकाल कर, उसका ईंटा निकाल करके, अब बताओ, अब जिस हाथ से हम उस वॉल को नहीं धक्का दे पा रहे थे, मान लो उस ईंटे को क्या आप ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस करोगे, वो प्रेस हो जाएगा? नहीं होगा ना, रिजिड है, बहुत हार्ड है, होगा ही नहीं हाथ से। लेकिन आप इस हैमर के थ्रू अपने हाथ से कर रहे हो, हैमर के थ्रू हाथ से कर रहे हो, देखो हैमर के थ्रू अपने हाथ से कर रहे हो, ये देखो हैमर लिया और आपने अपने हाथ से किया बेटा, तो ये ब्रिक भी अलग अलग हो गई, ये ब्रिक भी थोड़ा बहुत कंप्रेस हुए, पार्टिकल्स बहुत कम टूटे हैं। टूटना और कंप्रेस होने में बहुत अंतर होता है बेटा, ठीक है, टूटे हैं, ठीक। तो कंप्रेस तो हुई होगी थोड़ा बहुत, तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया। आगे बढ़ते हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब भैया इनके पास, सॉलिड्स के पास एक फिक्स बाउंड्री होती है। जैसे आपने पढ़ा है लिक्विड के पास कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। अब देखो जैसे ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये देखो पानी है। अब ये यहाँ भी कभी कभी आ जाता है समुद्र के बीच में, अगर आपने बीच में देखा होगा पानी ऐसे ऐसे, सीन में आपने देखा होगा, ठीक है, पिक्चर की सीन में ये पानी ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ आता है। तो मतलब कोई फिक्स बाउंड्री है नहीं इसकी, इसको हम अपने इच्छा अनुसार इसकी बाउंड्री दे सकते हैं। जैसे हमने ग्लास में डाला तो ऐसे हो गया, इस तरह के वेसल में, इस तरह के बर्तन में डाला है, जैसे बर्तन में डालोगे वैसे इसकी बाउंड्री हो जाएगी। अच्छा सर, आगे बढ़ो। आगे जैसे बढ़े, हमने देखा कुछ लिखा हुआ है, गैस गैस एंड लिक्विड हैविंग नो ज्योमेट्री। गैस और लिक्विड के पास ज्योमेट्री नहीं है, सही बात है। जब कोई उनके पास बाउंड्री नहीं है तो ज्योमेट्री नहीं है। जैसे आप गैस की बात करते हैं, ये सिलेंडर तो भैया आपके सभी के घर में हो गई, खाना बनता है। कुछ लोग इंडक्शन का प्रयोग करते हैं भैया, रईस लोग। कुछ लोग तो भैया आज भी चूल्हे में हैं, ठीक। इस गैस के अंदर गैस भरी है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, तो हमने उसको भर दिया, कंप्रेस किया, ठीक है, अंदर भर दिया। कई कई टैंकर्स में भी गैस भरी आती है, तो उसके पास भी एक फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है। यानी हमने कहा गैस और लिक्विड के पास फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती, बट सॉलिड के पास क्या है, वाइल सॉलिड हैव ज्योमेट्री ड्यू टू इट्स बाउंड्री। लेकिन सॉलिड के पास एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, फिक्स वैल्यू, फिक्स शेप होता है। अभी हम पढ़ चुके हैं क्यों, वो क्यों होता है, जरा समझो उसका कारण क्या है।
क्योंकि उनके पास एक फिक्स बाउंड्री होती है, उनके पास उनकी बाउंड्री होती है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बाउंड्री बना दूँ तो फिर ये ना जाए, तब तो ये सॉलिड, लेकिन जा रहा है तब भी जा रहा है, कोई बाउंड्री नहीं इसकी। समझ रहे हो? ये देखिए, इसके पास एक फिक्स बाउंड्री होती है, इसी बाउंड्री के अंदर इसके सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये सॉलिड, ये गैस। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये नोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो, गैस का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भैया गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कोई ज्योमेट्री नहीं है, सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है, सब इधर उधर स्पेस में बिखरे हुए हैं। लेकिन सॉलिड के पास एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। सॉलिड के पास एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बाउंड्री है। ये जो बॉक्स मैंने बनाया एक बाउंड्री है, बाउंड्री की तरह। इसीलिए जब हमने बाउंड्री को देखो बनाया तो देखो एक क्यूब, एक क्यूबाइड का मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक। दे हैविंग हाई डेंसिटी, बेटा इनके पास हाई डेंसिटी होती है। क्यों होती है भैया? रिजिड है। जब बढ़िया रिजिड होंगे तो हाई डेंसिटी होगी, पास हो गए मॉलिक्यूल्स। इसको भी ज़रा फील लो, फील लेके जाओ। जब पार्टिकल्स पास पास होंगे तो भैया जो पूरा सॉलिड होगा, वो जो पूरा सॉलिड बनेगा वो बहुत कठोर रहेगा, ठीक है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बेटा। और अब इनका जो मास है, अगर मान लो यही मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर मॉलिक्यूल्स इधर 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 बिखरे होते तो इनका मास हर जगह बिखरा होता है ना। लेकिन यहाँ पर मास एक जगह कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और अच्छे से समझ आता, जैसे ये है, अब यहाँ पर स्पेस में जो है पार्टिकल्स है ही नहीं। जैसे ये स्पेस है, यहाँ पार्टिकल नहीं है, यहाँ स्पेस, यहाँ पार्टिकल नहीं है। लेकिन मान लो देखो, यहाँ पर तो स्पेस बहुत कम है और पार्टिकल्स भी हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। ये देखिए, डेंसिटी ऑफ मैटर, हाउ टाइटली पैक्ड मैटर इज द अमाउंट ऑफ मास इज गिवन स्पेस। कैसे टाइटली पैक्ड हैं, ये डेंसिटी जो डिपेंड करती है कि वो कैसे पैक्ड हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, इसमें देखिए स्क्रीन पे फोकस, गैस में बहुत ही पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो भैया इसमें जो है ये लेस डेंस है, डेंसिटी इनकी कम है। क्योंकि जो स्पेस में है, वहाँ स्पेस देखिए कई कई जगह खाली है ना, तो वहाँ मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेस थोड़ा कम है और वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है गैस के कंपेयर में। और यहाँ पर देखिए स्पेस है ही नहीं, हर जगह मॉलिक्यूल्स है, तो डेंसिटी एकदम हाई, इसलिए दे हैविंग हाई डेंसिटी। फील आ गया? आओ थोड़ा एक और फील, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, इससे यही मैं आपसे कब से बता रहा था कि दो केसेस लेते हैं, दो केसेस यहाँ पर हम लेते हैं, एक थिंग 1 है और एक थिंग 2 है, ठीक है। लेस मैटर इन स्पेस। देखिए स्पेस में मैटर है ही नहीं, स्पेस में मैटर है ही नहीं, देखिए जरा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर स्पेस है, पूरा खाली है, कहीं कहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बहुत कम है, लेस डेंस, इसीलिए बेटा ये क्या है, लेस डेंस है। यहाँ पर मोर डेंस है, क्योंकि स्पेस में जो है बहुत सारे मैटर हैं। देखो स्पेस थोड़ा इसके कंपेयर में कम है, इसके कंपेयर में यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है और मॉलिक्यूल्स थोड़ा यहाँ पर स्पेस में ज़्यादा है, इसलिए ये बेटा मोर डेंस है। समझ में आया? सो सॉलिड्स हैविंग हाई डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लेट्स मेमोराइज। बेटा हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, अब उसको मेमोराइज करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इस बार ये थोड़ा एरर ज़्यादा हो गई बेटा, अगली बार हम इसे थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे। सॉलिड हैविंग डिफिनिट मास
वॉल्यूम एंड शेप, हमने इसके बारे में बढ़िया से डिस्कशन किया। फिर हमने पढ़ा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है। फिर हमने पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जो उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं, वो जो है उनके पास एक फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है, और वह ऑसिलेट करते हैं केवल अपनी मीन पोजीशन पे। और भैया सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बढ़िया से डिटेल डिस्कशन कर लिया बेटा। कैसा डिस्कशन कर लिया? डिटेल्ड, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पूरी हो गई है। बस अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जल्दी से इसको खत्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, बेटा अब टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड समझ में आया क्या होता है? सॉलिड जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी लिख डालो डेफिनेशन में। दे हैविंग रिजिड, सॉलिड आर दोज, सॉलिड आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर होती है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होती हैं जो कि रिजिड होता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। होज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज एंड होज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दे हैविंग हाई डेंसिटी, ठीक। इस तरह से आपको सॉलिड को डिफाइन करना है। प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, पहले बेटा सॉलिड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। फिर हमने पढ़ा, फिर हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन की बेटा चार पार्ट होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बारे में हमको डिटेल डिस्कशन करना है नेक्स्ट लेक्चर में। आज केवल हमें इनकी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में होता है। जैसे आप मान लीजिए आप लोगों ने कि भैया जब आप लोग असेंबली में जाते हो, फिलहाल अभी 12th में असेंबली कहाँ, लॉकडाउन, लेकिन 11th में जब आपने असेंबली में गए होगे तो बेटा आप एक लाइन में लगते हो। सारे बच्चे, मान लो ये बच्चों हैं, आप लोग हो, सब एक लाइन में एक रो में लगते हो, है ना, सब एक रो में लग जाते हो, ठीक है, रो में लग जाते हो, ठीक है। तो बेटा मान लो कि आप सब क्या हो बेटा, एटम्स हो। आप सब क्या हो, एटम्स हो सॉलिड के। तो आप लोग एक लाइन में अरेंज हो, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट में हो, एक लाइन में हो, एक सीक्वेंस में हो, एक ऑर्डर में हो। तब ऐसे सॉलिड्स जिनके पार्टिकल्स, जिनके रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, जिनके पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ये देखो, अब मैं इसमें क्या है कितना समझाऊं, जिनके पार्टिकल्स रेगुलर, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में मॉलिक्यूल सब जमे होते हैं, एक व्यवस्थित ढंग में होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्या, अब देखो, अब एक और सॉलिड। अब मान लो बेटा कि आप लाइन से, मान लो बेटा जा रहे थे, मान लो अब असेंबली खत्म हो गई, अब आप लोग अपनी क्लासेस में जा रहे हो। कुछ उद्दंडी 4-5 लड़के आए, एकदम मतलब हरामी टाइप के आए। अब टीचर कह रहे हैं बेटा लाइन में चलो, लाइन में चलो, लाइन में चलो, एक पैटर्न में अरेंजमेंट में चलो, रेगुलर अरेंजमेंट में चलो। हम क्यों चलें, हम फीस देते हैं भैया, हम क्यों चलें, हम तो फीस देते हैं, हम तो फीस देते हैं अब तो फीस देते हैं, हम तो तुम्हारे कहने से क्यों चले भाई। टीचर की बात नहीं मानते हैं बेटा। एक पैटर्न को वो लोग क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। लाइन मान लो सीधी थी, कहते हैं हम क्यों चलें सीधे, हम सीधे क्यों चलें, हम क्यों चलेंगे सीधे, कहीं इधर घूमने लगे लाइन से निकल करके, कहीं इधर घूमने लगे, कहीं इधर घूमने लगे। तो जो अरेंजमेंट था बेटा वो अब बिगड़ गया, अब इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया, यानी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहा। अब वो लाइन लाइन नहीं रह गई, सब इधर उधर घूमने लगे, समझ गए, फील आ रहा। यानी अब एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रह ही नहीं गया, एटम्स का रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रह नहीं गया बेटा। अब सब इधर उधर घूमने लगे। अब क्या हुआ, टीचर आए, 2-4 थप्पड़ कस के लगाए बेटा, लग वहां पे, लग वहां पे, फिर सीधी लेन बन गई बेटा। फिर क्या हुआ,
फिर बेटा फिर वही काम टीचर ने किया, फिर टीचर ने काम वही किया जिससे काम बनता है, फिर भैया वो सीधी लाइन बन गई। ठीक है, तो बेटा जो इरेगुलर, देखो अब जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, अब इसमें देखो पार्टिकल्स जो हैं इरेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं। ठीक है, इस तरह के सॉलिड्स जिनमें उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर पैटर्न में अरेंज में होते हैं उनको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और ऐसे पार्टिकल्स जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी उनके एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स जो हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल डिस्कशन करना है हमको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी डेफिनेशन, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। बेटा एनाइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को समझते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट है, मान लो है तो नहीं, और यह एमॉर्फस सॉलिड। अरे इसमें रेगुलर ज़्यादा है क्या अरेंजमेंट? लो अभी बिगाड़ते हैं, ये लो बिगड़ गया सर, अंदर नहीं आ रहा। अरे समझ लो, एमॉर्फस है ये एमॉर्फस है, ये क्रिस्टलाइन है। अरे ये ठीक। अब देखो एनिसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है। मान लो बेटा मैं जो है इस सिस्टम के अंदर गया, इस सिस्टम के अंदर गया और मैंने यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक्स पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ एक्स पॉइंट मानता हूँ, यहाँ वाई पॉइंट मानता हूँ और यहाँ जेड पॉइंट मानता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जब मैंने एक्स पॉइंट पर इस पूरे सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र किया, सुनना, जब मैंने एक्स पॉइंट पर फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र किया तब मैंने देखा कि एक्स पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, कलर डिकोडेंस हो गया। ठीक है, तो देखो जब मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी पर एक्स को एक्स पे मेज़र किया फिजिकल प्रॉपर्टी को इस सॉलिड पर क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, मुझे मिली इसकी वैल्यू 1। ठीक, जब मैंने जेड पर जब प्रॉपर्टी की मेज़र की, फिजिकल प्रॉपर्टी की जब मैंने मेज़र किया तब मुझे क्या मिला, जेड की क्या वैल्यू मिली, तब मुझे वैल्यू मिली 2। जब मैंने वाई पर मेज़र की वैल्यू तब मुझे वैल्यू मिली 3। यानी सेम तरह के सॉलिड में, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, यानी कहूँगा तो सेम तरीके की सॉलिड, जनरल सॉलिड ले लेता हूँ, मान लो मैंने कहा कि सेम तरीके के सॉलिड में, एक ही सॉलिड के अंदर अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग 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 पॉइंट पे एक्स वाई जेड पे, मान लो अलग अलग पॉइंट पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग मेजरेबल वैल्यूज आती हैं, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी। क्लियर, उसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी। क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी वर्ड्स पे ध्यान दीजिए मेरे, प्रॉपर्टी डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शन, बेटा अलग अलग डायरेक्शन में सेम तरीके के सॉलिड में अलग अलग पॉइंट पे फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसे एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। आइसोट्रॉपी जस्ट इसके अपोजिट। मान लो अब मैंने इस लैटिस पे यहाँ पॉइंट एक्स मान लो है, यहाँ पॉइंट वाई है, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पॉइंट जेड है। मान लो अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी की मेज़र की, फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की मेज़र किया यहाँ पर, तो मुझे इसकी वैल्यू मिली 1। यहाँ पर मैंने मेज़र किया तो इसकी वैल्यू मिली मुझे यहाँ पर 1। यहाँ पे जब मैंने वाई पे मेज़र किया तो मुझे इसकी वैल्यू मिली 1। यानी सेम तरीके के सॉलिड में मुझे हर पॉइंट एक्स वाई जेड पॉइंट पे
सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू मिली है तो इसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपी। बेटा आइसो का मतलब ही होता है सेम, और एन लग गया तो बेटा सेम ना हो, आइसो का मतलब सेम, ठीक है। तो सेम तरीके के सॉलिड में हर पॉइंट पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो तो उसे आइसोट्रॉपी कहते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ऑल डायरेक्शन कह सकते हो, ऑल पॉइंट्स कह सकते हो, ठीक है। POINTS, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से हैं। क्वार्ज बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, NaCl, बेंजीनोइक एसिड, ATC, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर अरेंज इन रिपीटिंग पैटर्न या रेगुलर पैटर्न, दे हैव अ रेगुलर, देखो रेगुलर एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रिजल्टिंग अ डेफिनेट शेप, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? इसको भी पढ़ लो जरा फटाक से। पार्टिकल्स आर अरेंज रैंडमली, बिखरे हुए से, ठीक है। बिखरे हुए से अगर पार्टिकल अरेंज है, दे डू नॉट हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रिजल्टिंग इन इरेगुलर शेप, अगर इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है तो एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एग्जांपल्स बेटा ग्लास, पॉलीमर्स, रबर, प्लास्टिक, ये है सारे एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। यहाँ से आप देख सकते हो कि देखिए क्रिस्टलाइन जो पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं, उनके पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं। उनके पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न, देखो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, व्यवस्थित ढंग में है। और जो एमॉर्फस सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स एक इरेगुलर अरेंजमेंट में हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो। आगे बढ़ें। अब हमें विजुअलाइजेशन करना है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का। आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सर्च किया है, आप इसे देख सकते हो। यस, इसमें से हम विजुलाइज करेंगे। चल गया बेटा। प्रॉपर्टीज की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। चल नहीं रहा, चल गया। ध्यान से देखिए और हर एक पॉइंट को सुनिए। Amorphous and crystalline solids. Two-dimensional structure of quartz. क्वार्ट्ज किसका एग्जांपल है? A crystalline क्रिस्टलाइन solid का। consists of large number of small crystals having a definite geometrical shape. इनके पास एक डेफिनेट Crystals ज्योमेट्रिकल शेप होता have है, long range order इनके पास which लॉन्ग रेंज ऑर्डर indicate the होता है। regular pattern of arrangement पढ़ेंगे of प्रॉपर्टीज particles हैं, which repeated over the entire crystal. देखिए। Example, NaCl, sodium chloride. Quartz, containing infinite chain of SiO4 units, etc. Anisotropy in crystal. ये मैंने आपको पढ़ाया। Crystalline solids have sharp melting point. These are anisotropic in nature, which means that some physical properties like refractive index, electrical resistance Same. show different values different. in different directions because the arrangement of the क्रिस्टल particles की बात कर रहे हैं, is देखो different in different directions. क्या बोला इन्होंने Two कि
जो क्रिस्टल में एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी का क्या मतलब मैंने बताया कि हर तरफ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है, और एमॉर्फस में हर तरफ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसको आइसोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है, शायद ध्यान से Dimensional सुनिए। structure of quartz glass. An amorphous solid. In Greek, amorphous means no form. Consists of particles with a regular shape. The एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड जो वर्ड है एमॉर्फस, वो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, एमॉर्फोस, स्पेलिंग है AMORPHOS, ठीक है, और एक्चुअल जो डेफिनेशन स्पेलिंग लिखते हैं वो है AMPHOROUS, लेकिन ग्रीक वर्ड की जो लैंग्वेज है उसकी AMPHOROS, ठीक है, एमॉर्फोस है, एमॉर्फोस AMPHROS, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है नो फॉर्म, ये देखिए नो फॉर्म, ठीक है, नो फॉर्म जिसका मतलब बिगड़ा हुआ, ना बने। constituent particle has only short range order. They have structure similar to that of liquids. Example, rubber, रबर एग्जांपल glass, ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, etc. ग्लास भी एमॉर्फस ऑफ सॉलिड का Amorphous एग्जांपल है। solids do not have sharp melting point. ये सारी They प्रॉपर्टीज melt हैं over बेटा, a अगले range of लेक्चर में हम लोग इसको temperature. पढ़ेंगे, So ये मैं these आपको can be विजुलाइज करा रहा molded हूँ। and blown into different shapes. These can be made crystalline by slow cooling their melts. Some of these solids have a tendency to flow very slowly, so these are also called सुपर कूल लिक्विड्स, pseudosolids or supercooled liquids. झूठे सॉलिड ये होते हैं। These are isotropic in nature. These exhibit same value of any physical property in any direction. These सेम solids have many प्रॉपर्टीज सेम applications होती है हर in our डायरेक्शन में, day-to-day life. इसलिए इनको आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। Example, amorphous silicon as photovoltaic. Material for बहुत ही converting अच्छा sunlight फोटोवोल्टिक to मटेरियल होता है electrical बेटा energy. एमॉर्फस सिलिकॉन, ठीक है, जिसका यूज हम लोग सनलाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक। तो बेटा यह था आपका यहाँ पर इसका डिस्कशन, और आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। सो थैंक यू, लाइक शेयर, और क्या लिखा है, इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट का मतलब ज्वाइन, पैसा नहीं, ज्वाइन मतलब पैसा नहीं, मतलब सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, घंटा का बटन दबा लीजिए, सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नोट्स इन डिस्क्रिप्शन इन PDF फॉर्म, बेटा जितनी भी नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको आज बताए हैं वो आप पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करिए, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द डे।